हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू एनवी लर्निंग प्लेटफॉर्म। चलिए आज हम पढ़ेंगे, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम कर रहे हैं 12th का केमिस्ट्री स्टार्ट। ठीक है, बहुत बच्चों ने बोला है कि मुझे 12th का केमिस्ट्री पढ़ाने, तो मैं आज से 12th का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, द सॉलिड स्टेट, ठीक है, उसका लेक्चर नंबर 1। उससे पहले अगर आपको मतलब केमिस्ट्री का जो है 11th वाला भी देख सकते हो, वो मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा रही थी। मोल कॉन्सेप्ट क्या है ना कि वो आपको केमिस्ट्री 9, 10th, 11th, 12th सारे में यूज होते हैं। जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ोगे आप, सोल्यूशन वाला चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सारे में जो हमें मोल्स निकालने होते हैं ना, इसीलिए मैंने मोल कॉन्सेप्ट ही पहले स्टार्ट करा था, बिकॉज मोल कॉन्सेप्ट सारे के सारे में यूज होते हैं। सो आप उसे जाके देख लो, वो 12th वालों के लिए भी बेनिफिशियल है, मतलब 12th वालों को भी यूज आ जाएगा, 11th, 10th, 9th सारे को यूज आ जाएगा, इसलिए मैंने मोल कॉन्सेप्ट पहले स्टार्ट करा था। उसमें हमने हम पढ़ लिए हैं, इंपीरिकल फार्मूला तक हमारा हो चुका है। हमने लास्ट में लेक्चर में इंपीरिकल फार्मूला तक पढ़ा था। उससे पहले जो आपको एवरेज मोलर मास, मोलिकुलर मास, ये सब अगर नहीं आते निकालने, तो वो जाके आप देख लो, मेरी इसी प्लेटफॉर्म पे केमिस्ट्री क्लास 11 सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले पढ़ते हैं सॉलिड। सॉलिड होता क्या है, सबसे पहले बताइए कि सॉलिड क्या होता है। कोई भी चीज़ आप अपने अराउंड देखते हो ना, चारों तरफ, तो उसमें कितने तरीके के स्टेट्स दिखते हैं। आप अगर आप किसी भी स्टेट्स को लेके चलो तो 3 स्टेट्स दिखते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। गैस जनरली हम नेकेड आइज से नहीं देखते। हाँ, लिक्विड और सॉलिड तो आप देख ही लेते हो ना, जैसे कि बाहर, जैसे आप इसी रूम में ले लो, ये बोर्ड सॉलिड है, मतलब क्या बोलते हैं, फ़ोन सॉलिड है, ये जो माकर ये भी सॉलिड है। ऐसे ही है, लिक्विड वाटर पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो सारे लिक्विड, तो स्टेट्स हो गए। और गैस हमें नेकेड आइज से, मीन्स आप गैस को देख नहीं सकते हो वैसे, वो तो इवोपोरेट, मतलब वो तो पूरा घूम जाता है ना, उसको इतना ज़्यादा फ्रीली मूवेबल है कि वो सब जगह, मतलब उसका तो स्पेस ही है, उसको एक फिक्स्ड स्पेस में अगर किसी चीज़ को रखो तभी आप देख पाओगे ना। हाँ, अगर आप एक फिक्स्ड स्पेस में नहीं है कोई भी चीज़ तो उसको नहीं देख सकते। गैस का तो इंटरमोलिकुलर स्पेस इतना ज़्यादा होता है कि अगर मैं, जैसे अगरबत्ती होता है, अगरबत्ती का जो आप वो वेपर वाला देखते हो, बट वो वेपर वाला वहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहता है ना, रुका नहीं रहता है ना। वो क्या हो जाता है कि जैसे वो वेपर है, जला अगरबत्ती, पूरा एकदम घूम जाता है, पूरे जितना रूम है आपके, जितना आजू बाजू सारे रूम में उसका फ्रेगनेंस, मतलब उसका स्मेल, खुशबू सब तरफ चले जाता है। इनफैक्ट बाहर भी जैसे पूजा होती है, तो जो होम होता है उसका मतलब आपके घर में अगर पूजा हो रहा है तो आपके मोहल्ले के सबको पता चल जाएगा कि आपके घर में पूजा हो रहा है, बिकॉज यहाँ से स्मेल जाएगी, तो वो गैसियस पार्टिकल है, तो गैसियस पार्टिकल आपके घर से निकल के बाहर जाती है, तो सबको पता चलता है। वैसे ही है, चलिए ठीक है। ठीक है, तो आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉलिड। सॉलिड हमें फिक्स, सॉलिड क्या होता है, इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होती है। ठीक है, इसका इंटरमोलिकुलर स्पेस कितना होता है, बहुत ज़्यादा टाइटली बैंड होता है। पहले सॉलिड का लिख लो। हाँ, पहले सॉलिड लिख लीजिए। सॉलिड, ठीक है, चलिए। क्या आता है ये, अरेंजमेंट ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर का अरेंजमेंट ऑफ मैटर। उस मैटर में क्या क्या आ जाएगा, इन फिक्स्ड, पहले लिख लो, इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। पोर्शन, और इसमें मैटर्स में लिख लो, इसमें आया क्या क्या हो सकता है, एटम्स हो सकता है, आयंस हो सकती है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, यही सब होती है ना जो फिर अरेंज होता है। इसी सब के अरेंजमेंट को से जो बनेगा, एक पूरा का पूरा कंपाउंड बनेगी, तो उसी को हम सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय स्ट्रॉन्ग चलिए, तो ठीक है, तो हम कहाँ थे, ये था कि द अरेंजमेंट ऑफ मैटर इन मॉलिक्यूल, द अरेंजमेंट ऑफ मैटर इन फिक्स प्रोपोर्शन बाय, मैटर के नीचे एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, और आयंस भी हो सकता है, बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। अब देखो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, ये तो पता है ना आपको। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब क्या हुआ कि जो दो, मतलब दो एटम और मॉलिक्यूल हो गया, दो, इंटर मतलब दो के बीच में, बिटवीन। इंटर का मतलब होता है बिटवीन, ठीक है, इंटर का मतलब हुआ बिटवीन।
बिटवीन। अब बिटवीन कब यूज़ करते हैं, मतलब 1 और 2, 1 और 2 के बीच में। और इंट्रा, और यहाँ पे लिख लो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स, ये होता है विद इन, ठीक है। विद इन मतलब एक ही, जैसे मान लो कि हमारे यहाँ पे तो ये जो सॉलिड बनता है वो सॉलिड हमारा क्या बनता है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को एक साथ कंबाइन करके बनता है ना, कि एक मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल एक ही सेम जैसे कि वाटर एग्जांपल ले लीजिए, वैसे आगे मैं बता दूंगी, बट यहाँ पे एक शॉर्ट इस इंटर और इंट्रा समझाने के लिए मैं बोल रही हूँ। देखिए कि जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ते हैं ना, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो वो पढ़ा होगा आपने। या ये देखो, जैसे कि मान लो कि हमने H2O लिया, वाटर, चलिए नहीं रहा, जैसे हमने लिया H2O, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, एक समझाने बस दे रही हूँ। H2O लिया, अब हमारे बनाना है H2O का एक मॉलिक्यूल, एक पूरा का पूरा, एक जो आगे मैं बताऊँगी कि पूरा का पूरा हमें एक ग्लास पानी बनाना है, तो उसमें क्या होगा, एक गिलास पानी के लिए हमारा यहाँ पे जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है ना, उसी के साथ एक यूनिट है वो। जैसे एक गिलास पानी बनाएंगे ना, तो एक गिलास पानी किस चीज़ से मिलके बनेगा, एक ऐसे एक मॉलिक्यूल वाटर से, एक मॉलिक्यूल के H2O से लेंगे, तो वैसा ही एक मॉलिक्यूल लेते जाएंगे तो उसी से बनेगा ना, कि एक मॉलिक्यूल वाटर को ऐड करेंगे सारे के सारे को, और उस सारे को ऐड करेंगे तो हमारा एक गिलास पानी बन जाएगा। अब वो जो है एक मॉलिक्यूल वाटर, वो किस चीज़ से, जैसे कि मान लो हमें एक गिलास 1 ग्लास वाटर बनाना है, एक गिलास पूरा वाटर बनाना है, तो हमने लिया बहुत सारे मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिए एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये हुआ H2, दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने लिया, तो ये H2O है, फिर ये हमने लिया, ये H2O है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। तब ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे, ऐसे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल है ना पानी बनाने के लिए, पूरा एक ग्लास बनाना है, तो ऐसे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल हो जाएंगे। तो ये सब, अब देखो ये सब अलग अलग है, तो ये सबको कंबाइन कैसे होगी है, इसको फिक्स करेंगे तभी तो। ये मॉलिक्यूल है अलग अलग पड़ा हुआ है, अलग एक मॉलिक्यूल, दूसरा, तीसरा, चौथा, अब इस सबको हमको एक साथ जोड़ के तभी तो पूरा बनेगा लिक्विड फॉर्म। तो इसको जोड़ना है तो इसको कंबाइन कैसे करेंगे, तो ये मॉलिक्यूल इससे कंबाइंड हुई, ये मॉलिक्यूल इससे कंबाइंड होगी, ये मॉलिक्यूल इससे कंबाइंड होगी, ऐसे ऐसे करते करते, अब मान लो कि फिर ये यहाँ पे भी हमने एक H2O ले लिया, फिर यहाँ पे भी हमने एक H2O ले लिया, हाँ। अब ये वाली है, ये इससे कंबाइंड होगी, ये इससे कंबाइंड होगी, ये इससे कंबाइंड होगी, ये इससे कंबाइंड होगी, ये इससे, फिर ये इससे, फिर ये इससे, फिर ऐसे ऐसे, मतलब जिगजैग फॉर्म में सब एक दूसरे से फिक्स्ड है ना, तभी तो मॉलिक्यूल बनेगा, पूरा का पूरा सॉलिड बनेगा। तो ऐसे, तो ये जो फोर्स है ना, ये जो कंबाइंड हो रहा है ये कंबाइंड जो हो रहा है, इसी को बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में, एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, इस दोनों मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा है, तो इंटर मतलब बिटवीन, मैंने बोला ना इंटर का मतलब बिटवीन, इस दोनों के बीच का जो फोर्स है उसको मतलब बिटवीन बोले, तो इसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोले। अब मान लो कि एक ही है, जैसे कि ये जो H2O का जो हो बनेगा, मान लो एक H2O ही लिया, उसका जो हमारा जो इंट्रा वाला जो होता है, तो अब एक ही इसी वाटर के अंदर जो अगर कोई फॉर्म होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, इसी वाटर मॉलिक्यूल के अंदर अगर हमें कोई स्ट्रक्चर बनाना हो, जैसे टेबुलर फॉर्म बनाते हैं हम आगे जाके बायोलॉजी में पढ़े होंगे, प्लेटेड शीट मेटल वाला, तो उसमें क्या होता है ना कि एक ये वाला जो फॉर्म है, अब इसी के अंदर हमें चेंजेस करना है, इसी के अंदर हमें स्ट्रक्चर बनाना है, तो ये अंदर विद इन मतलब इसी के अंदर, विद इन का मतलब उसी के अंदर, ठीक है। बिटवीन का मतलब दो के साथ, बिटवीन मतलब क्या बोलते हैं कि मतलब बोलता है, कोई बोलता है कि आप दोनों के बीच में कोई बैठा है, हाँ, तो मतलब दोनों के बीच में कोई बैठा है, तो उसको बिटवीन बोलते हैं, दोनों के बीच में मतलब बिटवीन। और ये विद इन मतलब आपके अंदर ही है वो, मतलब किसी और से बाहर नहीं जाना, वो मतलब तुम्हारे अंदर ही है, जैसे बोलता है ना कि यू मतलब कि आपके अंदर ही कोई मतलब अच्छी सी सोर्स है, पॉजिटिव वाइब्स है, तो वो मतलब ये हुआ विद इन की, मतलब H2O ये एक मॉलिक्यूल के अंदर की सारी स्टोरी हमें बता रही है। ये तो हमें पूरा का पूरा एक सॉलिड फॉर्म बनाने के लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का यूज़ करना पड़ा, और ये एक मॉलिक्यूल, ये H2O है, ये एक H2O मॉलिक्यूल के अंदर ही सारे कुछ हमें बता रही है, तो इसको बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। सो तो कभी भी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स और इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स के बीच में कंफ्यूज मत करना है, इंटर है और ये इंट्रा है, ठीक है।
इंट्रा मतलब ले लो कि खुद का, इंट्रा मतलब इसका खुद का है, और इंटर मतलब हो जाएगा कि मेरे साथ कोई और ऐड हो गया तो उसको हम दोनों के बीच में, तो ये हो जाएगा इंटर। ठीक है, चलिए समझ आ गया। चलो इस चैप्टर से ना एक क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क्स से हैं, ये लिख लो आप इस चैप्टर के। आपको ये नीट का बता रही हूँ मैं, नीट में इससे इसका वेटेज है 1, कभी कभी 2 भी आ जाते हैं बट 1 है मिनिमम, 1 तो आएंगे ही आएंगे। वो डेंसिटी निकालने वाला होता है ना, वो वाला मिनिमम क्वेश्चन 1 मीन्स 4 मार्क्स। और एनसीईआरटी में इससे बोर्ड एग्जाम में तो इससे क्वेश्चन आते ही हैं कि आपको डेफिनेशन, बिकॉज डेफिनेशन के बेसिस पे इसमें बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद जब इम्प्यूरिटी पढ़ोगे तो इम्प्यूरिटी के टाइप में भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिनिमम 1 है और 2 तक चला जाता है। ठीक है, 1 ले लो और 2 भी यहाँ पे ले लो कि मिनिमम 1 और अप टू 2। ठीक है, तो उससे लगा लो कि 8 मार्क्स के क्वेश्चन, मतलब 8 मार्क्स के लिए हम पढ़ रहे हैं चैप्टर। ठीक है, अब देखो ये है, हो गया हमारा। अब है सॉलिड को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है 2 टाइप में। 2 टाइप में किस बेसिस पे? अरेंजमेंट के बेसिस पे, मीन्स वो किस तरीके से अरेंज है उसके बेसिस पे। ठीक है, सॉलिड फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, 2 तरीके से, एक क्रिस्टलाइन और एक एमॉर्फस। नाम सुना होगा आपने, वही है, क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप ऑन द बेसिस ऑफ, ये लाइन याद रखिए, ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे, कौन से आधार है इसको अरेंज करने का, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब देखो ये एक नया वर्ड आ गया, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ठीक है, देखिए अब ये है कि बोल रहा है कि इसको 2 भाग में बांटा गया, मतलब 2 बेसिस, इसको 2 भाग में किया गया है, 2 टाइप का किया हुआ है। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल मतलब किस तरीके से उसका पार्टिकल अरेंज्ड है उस बेसिस पे किया गया है। ठीक है, एक होता है ना मैनर, हर चीज़ को अरेंज करने का मैनर होता है, उसी अरेंजमेंट को ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है। देखो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है, यहाँ पे हेडिंग डालो, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, चलिए ठीक है, ये इसको इम्पोर्टेंट करके लिख लेना। ठीक है, चलिए ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, मतलब हर चीज़ का एक, देखिए हर चीज़ का एक होता है ना बेस, जिस चीज़ को लेते हैं एक, जो जिस चीज़ को जोड़ जोड़ के बहुत बड़ा चीज़ बन जाता है, तो वही है स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ लैटिस, चल क्यों नहीं रहा है ये, लैटिस सॉलिड। ठीक है, लैटिस सॉलिड का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है ये। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है जो पूरा सॉलिड का एक यूनिट को बताता है ना, कि एक ही यूनिट से सारा का सारा बेस बने, पूरा कंप्लीट फॉर्म बनेगा, सॉलिड फॉर्म होगा, तो वही यूनिट है ये क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ठीक है, और ये क्या होता है, ये रेगुलर मैनर में, ठीक है, ये सबसे रेगुलर मैनर। ठीक है, ठीक है, यहाँ लिख लो, इन रिपीटिंग है, ये बार बार एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करोगे तो बड़ा बन जाएगा ना, तो वही है, ये रिपीटिंग है, बार बार रिपीट करता है, रिपीटिंग है ये। नीचे नहीं आएगा ना, अब ये लिख लो, फिर मैं ऊपर दिखाऊँ, नीचे 1 मिनट लिख के देखते हो, नहीं आएगा तो फिर मिटा दूँगी। इन रेगुलर मैनर और अरेंजमेंट, ऐसा नहीं है कि मतलब इसको कांस्टेंट है, रेगुलर है कि
एक लगाया फिर उसका सेम यूनिट्स लगाओगे उसी मॉलिक्यूल का एक, फिर ऐसे ऐसे एक 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 करके 1 2 3 एकदम लंबा सा चेन जैसा बनता है। तो वैसा ही पूरा का पूरा बनाना है। जैसे कि मान लो हमारा वाटर है, ठीक है, आप ये नोट करो, फिर मैं एग्जांपल दूंगी, यहीं पे मतलब कर रही हूँ, बोल रहे कि मान लो एक पूरा वाटर है, एक ग्लास पानी में क्या होगी, एक मॉलिक्यूल यूनिट होगा वाटर का H2O का, तो वही जोड़ जोड़ के पूरा एक ग्लास पानी बना होगा ना। तो फिर 1 ग्लास ऑफ वाटर का जो है उसका यूनिट ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो गया कि उसका जो बेस वाला पार्टिकल क्या हो गया, वो H2O का एक मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। तो वैसा ही है, चलिए नोट कीजिए। हो गया, चलिए अब एग्जाम्पल लिख लो। देखो अगर आपको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नहीं समझ आ रहा है तो देखो, जैसे कि 1 मिनट, जैसे कि हम पढ़ते हैं बायो, ठीक है, बायो में क्या पढ़ते हो आप कि एक जो हमारा क्या कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, यूनिट ऑफ लाइफ किसे बोलते हो, मतलब किस चीज़ से हमारी लाइफ बनी हुई है। एक बेसिक सबसे लास्ट वाला यूनिट बोल रहा है सेल। सेल से छोटा कोई पार्टिकल होगा, नहीं होगा। सेल को ही आप एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से 3 सेल, 3 सेल से 4 सेल ऐसे अरेंज करते हो तो क्या बनता है हमारा टिश्यू, और फिर टिश्यू को ही बार बार अरेंज करते हो तो ऑर्गन, फिर ऑर्गन को ही पूरा बार बार अरेंज करते हो तो ऑर्गन सिस्टम। तो वैसे ही बना ना, जैसे यूनिट ऑफ ये क्या लाइफ को बोलते हैं सेल। तो सेल एक छोटी सी पार्टिकल थी, तो वैसे ही है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब से मान लो जो एक बड़ा सा ऑर्गन सिस्टम बन गया हमारा, जैसे कि कोई भी लंग्स, किडनी या फिर हार्ट वगैरह जो भी बन गया हमारा, एक ऑर्गन बन गया, तो ऑर्गन की जगह पे मान लो एक सॉलिड, वो भी तो हमारा एक सॉलिड फॉर्म ही है ना, ठीक है। तो ये सॉलिड किसी न किसी एक बेस सेल वाले बेस जैसे जैसे ऑर्गन सेल से बनी है, वैसे कि इसके लिए कोई यूनिट होगी ना। जैसे ऑर्गन सिस्टम को बनाने के लिए हमें सेल यूनिट यूज़ करनी पड़ी, वैसे इसको बनाने के लिए भी किसी न किसी चीज़ की एक बेसिक यूनिट, एक छोटी सी चीज़ की ज़रूरत पड़ी होगी ना। तो वही छोटी चीज़ है जिसको बार बार रिपीट करने से ये पूरा का पूरा सॉलिड बनता है। उस रिपीटिंग यूनिट को हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहते हैं, ठीक है। अब वो एक अरेंज होता है ना, बेसिक मतलब मैनर में अरेंज हो गया, अरेंजमेंट उसका वो भी 2 होता है। एक होता है जो क्रिस्टलाइन वाले जो सॉलिड, जो अरेंज अभी बताया मैंने कि 2 टाइप में इसको सॉलिड को डिवाइड करते हैं अरेंजमेंट के बेसिस पे। तो किस तरीके से, एक में अगर अरेंजमेंट होगी तो वो क्रिस्टलाइन वाली, और एक में होगी एमोर्फस वाली। तो वो हम आगे पढ़ेंगे कि क्रिस्टलाइन में कौन सी अरेंजमेंट होती है और एमोर्फस में कौन सी अरेंजमेंट होती है। आपको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल समझ आ गया। और आपको अभी इसमें एक पॉइंट नहीं समझ आया होगा, लैटिस सॉलिड जो मैंने लिखा है, तो अभी इसको रहने दो, मैं आगे जैसे पढ़ाऊंगी ना तो उसके साथ आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि लैटिस सॉलिड भी किसे बोलते हैं। जैसे बॉक्स क्यूब बनाना है ना आगे, तो बिल्डिंग बॉक्स ब्लॉक वाला जैसे बना आगे बढ़ना है इसी चैप्टर में, उसमें जो दिया हुआ है उसमें आपको लैटिस सॉलिड जब डायग्राम के अकॉर्डिंग बनाओगी ना तो अच्छे से समझ आ जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। चलिए ठीक है, आपको एक एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। चलो सबसे पहले एग्जाम्पल लिखिए एक। हाँ, अभी मैंने बताया कि एक मतलब क्या है, वाटर मतलब पानी, ठीक है, लेंगे। इसमें ब्रैकेट में लिख दो, ऐसे है नहीं कि लिखना होता है कि 1 गिलास पानी या 1 जग पानी। वो मैं बताने के लिए आपको एग्जांपल के लिए दे रही थी कि एक ड्रॉप वाटर को ही आप, एक वाटर मॉलिक्यूल है, वो एक ड्रॉप वाटर मॉलिक्यूल को वाटर मॉलिक्यूल नहीं बोलते ना, उससे भी छोटा पार्टिकल होता है वो, उसको आप तो देख नहीं सकते हो, उसके लिए टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप की नीड होती है, ठीक है। तो ये लिख लो, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो ताकि आपको क्लियर हो जाए। 1 ग्लास वाटर, ठीक है। ये ऐसा है नहीं, एग्जाम में आपको ऐसा लिखना नहीं है कि हाँ जाके वहाँ पे 1 ग्लास वाटर लिख के चले आए और फिर उसके बाद बोलना कि मैम मेरा तो गलत हो गया। मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ ये, ठीक है। चलिए अब देखो, ये 1 गिलास पानी किस किस चीज़ से मिल के बना होगा। मान लो ये हमारा ग्लास है, हाँ, और इसमें वाटर है, ये पूरा फिल नहीं है, कर दो, चलो ठीक है, ठीक है। ये एक हमारा जो है, चलो समझ आ गया। चलिए ठीक है, अब ये वाली जो पूरी की पूरी पानी, एक इसका यूनिट क्या होगा बताइए। हाँ, इसमें एक बार ये देखो, ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल अगर होंगे मान लो, तो इसमें H2O होगा, H2O ही होगा ना, H2O होगा, H2O होगा, H2O। ऐसे ही बार बार ये रिपीट होती जाएंगी।
यही बार बार रिपीट होंगे, पूरा 1 गिलास पानी को फिल कर देगा, ठीक है। अगर क्या आप इसको H अलग ले लोगे और वाटर क्या कहते हैं H2 अलग ले लोगे, ऑक्सीजन अलग ले लोगे, तो क्या ये 1 गिलास वाटर बना देगा आपको नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे? नहीं बनाएगा ना। ये सब तो रिएक्शन है, H2 और वाटर को जोड़ के हम जो वाटर H2 और ऑक्सीजन को जोड़ के जो हम वाटर बनाते हैं, तो आप नॉर्मल में थोड़ी ना कि H2 गैस ले लिए और ऑक्सीजन गैस ले लिया, घर में रख दिए और एक जग में 1 ग्लास में और बोले चलो भैया वाटर बन जाएगा, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। सो इसको 1 गिलास पानी को आपको पूरा ग्लास फिल करना है, तो आपको क्या लेनी पड़ेगी? एक मॉलिक्यूल वाटर की, H2O की एक मॉलिक्यूल लेनी पड़ेगी ना। सो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हुआ हमारा? चलिए पता चला कि ऑक्सीजन और वाटर लेके आप घूम रहे हो, ऑक्सीजन और H2 लेके और बोल रहे हो चलो मैं जहाँ प्यास लगेगी दोनों लेंगे, मिक्स करेंगे और पानी पी लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता ना। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा इसका? H2O मॉलिक्यूल, ठीक है। ये होगी ना, 1 लिखना नहीं है, बस एक कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल हो जाएगी हमारी, ठीक है। चलिए समझ आ गया अच्छे से ये? चलो ठीक है, चलो नोट कीजिए। ऐसे ही बहुत सारे सॉलिड है, जैसे सिलिका है SiO2, तो उसका भी एक यूनिट क्या होगा? SiO2 का ही होगा। एक सिलिका जो आप लोगे, जो SiO2 लोगे उसको सिलिका बोलते हैं। तो SI यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे जगह नहीं है ना इसलिए मैं बता रही थी। चलिए हो गया, ठीक, ये समझ आ गया। लगा ही लो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल, नहीं से आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये 1 मॉलिक्यूल आप वहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। ये 1 ग्लास वाटर मत लिखना, वो इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर पूछा जाए तो आप 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O लिखना होगा। अगर वाटर का पूछे कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है तो चलो हो गया, ये 1 लगा लेना यहाँ पे। अब लिख लेते हैं हम, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा ड्राई आइस। ड्राई आइस किसे बोलते हैं? एग्जाम्पल नंबर 2 बताइए, ड्राई आइस किसे बोलते हैं? CO2 को, ठीक है। CO2 को हम ड्राई आइस बोलते हैं, और एक और फॉर्म बोलते हैं इसको, अब वो हमें अभी नहीं पढ़ना है, लेकिन लिख लो यहाँ पे, इसको रॉक साल्ट भी बोलते हैं। ब्लर क्यों आ रहा है ये? टू है CO2, इसको बोलते हैं ड्राई आइस, ठीक है। और ऑल्सो नोन एज, क्या हो गया ये सबको, ऑल्सो नोन एज रॉक साल्ट, ठीक है। चलिए इसको हम रॉक साल्ट भी बोलते हैं। अब बताइए इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा? अब तो डायरेक्ट लिख सकते हो ना कि CO2 है तो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो जाएगा? अब CP लिख रही हूँ मैं, CP का मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है। इसको शॉर्ट लिख लेना, इसका हो जाएगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, ठीक है, ठीक है। अब ऐसे ही एग्जाम्पल 3 भी लिख लीजिए, SiO2, सिलिका। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट ये दोनों तीनों जो ये ना NCERT में आपको दिया हुआ है, जो आगे पढ़ोगे ना टेबलिक फॉर्म में दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है, तो इसीलिए मैं इसका करवा रही हूँ। इसका भी CP क्या हो जाएगा? सेम 1 मॉलिक्यूल ऑफ SiO2। ये ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको कोई SiO2 है, CO2 है, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन एटम अलग नहीं लेना है, यहाँ पे हमें पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल लेना है। मैंने जो ऊपर लिखा है ना एटम, तो जो एक एटॉमिक फॉर्म वाला जो सॉलिड होगा ना उसमें एटम लेंगे, और जो आयनिक फॉर्म वाला सॉलिड होगा उसमें आयन्स लेंगे, जो जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में लेना है, ठीक है। यहाँ पे हमारा सॉलिड किस फॉर्म में है? मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, इसलिए हम इसका मॉलिक्यूल ले रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए समझ आ गया? चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन कर लीजिए, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे लिख लो, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ, what is the constituent particle of
वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा किसे बोलते हैं? बोलो। देखो अब एग्जाम्पल में दिया है, क्वेश्चन ऑप्शन में है सोडियम। वॉशिंग सोडा किसे बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट को, ठीक है। कार्बोनेट आयन, इस सोडियम आयन से, देखिए ध्यान से देखिए इसको, Na2CO3, ठीक है, D is NaCO3। अब देखो विजिबल है ना ये, दिख रहा है, चलिए वैसे अब बड़ा बड़ा और लिखूंगी। देखो बोल रहा है वॉशिंग सोडा का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल निकालने बोल रहा है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मान लो कि जैसे कि ये तो ऑप्शनल हो गया, तो नीट का हो गया ना, बोर्ड में अगर बोर्ड में आपको दे दे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ वॉशिंग सोडा, तो आपको वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लर्न करनी पड़ेगी कि क्या होता है वॉशिंग सोडा का, बेकिंग सोडा का, ये सब का ना आपको याद करनी पड़ेगी। ये सब दे देता है और उसमें बिना ऑप्शन, एक नंबर में देगा, ऑप्शन नहीं पूछेगा, ऑप्शन नहीं दिया रहता है एक नंबर में, एक नंबर में आंसर इन वन वर्ड लिखा रहता है, उसमें ये क्वेश्चन आपको दे सकता है, ठीक है। देखो तो सबसे पहले आप क्या करना ना, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ये सब जो है, ये सब एस ब्लॉक में है ना, उसमें से लर्न कर लीजिएगा। तो उसमें है, अब उसका क्या होता है, वॉशिंग सोडा का होता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट होता है। तो अब देखो सोडियम कार्बोनेट कौन सा फॉर्म है, यही है Na2CO3, इसका 1 होगा, इसका CO2 2 माइनस होता है, CO3 2 माइनस, तो इसका अगर रिलेशन बनाओगे तो Na2CO3 बन जाता है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या होगा, ये। अब देखो ये वाला भी दिया है, लेकिन ये हमारा करेक्ट नहीं है, न्यूमेरिकली हमारा करेक्ट नहीं है, तो हम इसको नहीं लेंगे। और ये दोनों तो आयन दिया है ना, तो आयन्स वाला तो लेंगे ही नहीं। चलिए ठीक है, समझ गया। चलिए चलिए हो गया। अब देखो, अब मैंने बोला था ना सॉलिड को फर्दर डिवाइड किया गया है 2 टाइप में, किसके बेसिस पे, अरेंजमेंट के बेसिस पे, तो उसी को हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। चलो सॉलिड, क्रिस्टलाइन, सॉलिड, अमॉर्फस, सॉलिड। चलो ये ऊपर वाला विजिबल है ना, लाइट नहीं पड़ रही है ना इस पर, हाँ इससे थोड़ी सी ऊपर है लाइट। चलो अब देखो, अब देखो इसका अरेंजमेंट कैसा होता है। देखो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड। इमेजिन करो जैसे कि हम लोग ऑफलाइन क्लास पढ़ते थे, हाँ जैसे अभी आप पढ़ते हो, जब मैं पढ़ती थी तो कैसे होता है कि सीट अरेंजमेंट कैसे होता है कि जैसे एक रो में लड़कियां बैठेंगी और एक रो में पूरे के पूरे गर्ल्स बॉयज़ बैठेंगे। बट इमेजिन करो कि उसको मैंने क्या कर दिया, ये क्रिस्टलाइन वाले फॉर्म में, चलो इसको समझाने के लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। हाँ ऐसा सीरियस मत ले लेना, ठीक है। एक लाइन में मैंने पहले बॉयज़ को बिठाया, एक लड़के को, फिर एक गर्ल्स को, फिर ऐसे ही एक बॉयज़ को, फिर एक गर्ल्स, ठीक है, फिर एक बॉयज़, ठीक है, ऐसे बिठाया। फिर नीचे एज इट इज़, इसके नीचे जस्ट एक गर्ल, फिर इसके बाद क्या आएगा, बॉय। ये अरेंजमेंट चलता जाएगा, अल्टरनेट है ना, ये अल्टरनेट है ना, बॉयज़ गर्ल्स, बॉयज़ गर्ल्स, बॉयज़ गर्ल्स। तो फिर इसके नीचे बॉयज़ है तो गर्ल्स, फिर यहाँ पे गर्ल, बॉय, गर्ल, फिर यहाँ पे गर्ल है तो बॉय, गर्ल, बॉय, गर्ल, बॉय, ठीक है। ये अरेंजमेंट ऐसा फॉर्म हो गया। अब देखिए तो इस अरेंजमेंट में क्या है, आपको क्या दिख रहा है, देखो सॉरी एक्सक्यूज़ मी, इस अरेंजमेंट को क्या दिख रहा है कि हर सीक्वेंस पे जैसा इधर से देखो या फिर इधर से देखो तो जैसा सेम है। मान लो कि 2 बॉयज़ के बीच में एक गर्ल सीट बैठी हुई है, वैसे ये है इस लाइन में, ये तो लाइन हो गई, और ये रो में सेकंड वाली में भी ये 2 रो के बीच में 2 सीट अरेंजमेंट के बीच में एक गर्ल्स का सीट है, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट हर जगह से आपको
सेम दिख रही है। कहीं से आपको डिफ़ॉल्ट दिख रहा है इसमें, मतलब कमी दिख रही है? नहीं दिख रही है ना। देखो इसमें हर जगह के अरेंजमेंट सेम है। अब देखो एमॉर्फस वाले को देखो, ये लोग बच्चे ना थोड़े से डिसिप्लिन बच्चे हैं, तो इसको हमने ऐसे रख दिया, ठीक है। बट एमॉर्फस वाले डिसिप्लिन नहीं है, वो लोग बदमाश बहुत ज़्यादा होते हैं ना, तो इसके लिए मान लो इसको हमने पहले मजाक कर रही हूँ, ये है, इसको मैंने बॉय बिठाया, इसको भी लड़का, एक रो में सारे के सारे बॉयज़ को बिठा दो, ठीक है। चलो ठीक है, एक रो में सारे का सारा बॉय बिठा दिया। अब एक रो में हमने सारी की सारी गर्ल्स को बिठा दी। चलो इसको ऐसे ही रहने दो, सेम ही लाइन से लिख देते हैं। अब हमने एक रो में सारी की सारी गर्ल्स बिठा दी, ठीक है। फिर अब ये लोग हल्ला करने लगे, तो चलो भाई अब हमने क्या करा कि चलो भाई अब दोनों को ऐसा वाला अरेंजमेंट कर दिया कि पहले बॉय बिठाया, फिर गर्ल, फिर बॉय, फिर गर्ल, फिर बॉय, ठीक है, ऐसे बिठा दिया। अब देखिए इसका कोई अरेंजमेंट है? अरेंजमेंट नहीं है ना, कि यहाँ पे बॉय गर्ल बॉय है, हाँ यहाँ पे बॉय गर्ल बॉय गर्ल है, यहाँ पे बॉय गर्ल बॉय है, कोई अरेंजमेंट नहीं है। इधर से अगर सीधा इसको देखो, हॉरिजेंटली देखो तो इसे बॉय 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 है, और फिर वर्टिकली देखेंगे तो बॉय गर्ल बॉय, इधर देखो तो बॉय गर्ल बॉय, तो कोई अरेंजमेंट फिक्स इसका नहीं है, ठीक है। इसका अरेंजमेंट तो फिक्स है ना, इसको कहीं से भी देखो, इधर से भी देखो या हॉरिजेंटली देखो या वर्टिकली देखो, दोनों तरफ से इसका अरेंजमेंट फिक्स है। कहीं से भी जाओ तो एक बॉय फिर गर्ल फिर बॉय फिर बॉय फिर गर्ल फिर बॉय, है ना। तो ये फिक्स अरेंजमेंट है, इसका अरेंजमेंट फिक्स नहीं है, ठीक है। तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है, क्रिस्टलाइन फॉर्म का अरेंजमेंट। अब देखो ये वाला फॉर्म है, तो ये वाले फॉर्म में पैनिक भी नहीं करेंगे, बिकॉज सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो ये ज़्यादा दिन तक टिकेगा। ये वाली जो सिस्टम है, ये सिस्टम और ये सिस्टम, दो सिस्टम में हमने बिठाया बच्चों को, तो इस वाले सिस्टम में क्या बोलेगा कि चलो इसमें क्या बोलते हैं उसको, भेदभाव नहीं किया हमने, लड़का लड़की में भेदभाव नहीं किया, दोनों को इक्वली सीट दी। तो ये क्या कहेंगे, चलो ये वाली सिस्टम को हम लॉन्ग लास्टिक रखते हैं, मतलब इसमें इस वाले सिस्टम में करेंगे तो बच्चे हम परेशान नहीं करेंगे, और इसके बाद बोलेंगे नहीं कि बार बार मेरा सीट चेंज करो, क्योंकि उस दोनों को इक्वली हमने वैल्यू दी है ना। तो ये क्या है, ये सिस्टम हमारी लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक है। लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब ज़्यादा दिन तक चलेगी ये अरेंजमेंट। अब ये देखो, इसको मैंने सबसे ऊपर बॉयज़ को बिठा दिया, तब गर्ल्स बोलेंगे कि नहीं हमें आगे बैठना है, हमें क्यों नहीं बिठाया आगे। और फिर इसको जब नीचे बिठा देंगे, फिर ये वाले बॉयज़ बोलेंगे नहीं हमें भी ऐसे बैठना है कि हाँ हम एक बॉयज़ और दो बॉयज़ और बीच में एक गर्ल्स। तो ये वाले तीन के बीच में ना हमेशा लड़ाई होती रहेंगी, और ये हमेशा सीट के लिए क्या करेंगे कि नहीं मुझे मतलब सीट दोबारा चेंज करो, दोबारा चेंज करो, दोबारा चेंज करो। तो इसका सीट ये क्या है, कुछ ही दिन में एकदम तंग आ जाएंगे ये। तो ये है जो शॉर्ट सीट लास्ट नहीं, मतलब शॉर्ट है, ये शॉर्ट अरेंजमेंट है। चलो ये लॉन्ग टर्म है, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग और लॉन्ग टर्म, ये ज़्यादा बेटर है। एनसीईआरटी में लॉन्ग टर्म दिया है, सो हम एनसीईआरटी को लेके चलेंगे तो लॉन्ग टर्म, ये शॉर्ट टर्म है, मतलब कुछ ही दिन में ही बोलेंगे नहीं भाई हमें नहीं चाहिए, हमें वापस से अपना जैसे था इनके जैसे करो या फिर जैसे है चेंज कर दो, ठीक है। समझ आ गया? चलो ये दोनों तो समझ गए, शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट है। अब देखो, अब इसका है, इसमें देखो आपको बॉन्ड कैसे दिख रही है, यहाँ पे है बॉयज़ गर्ल्स की, बॉय गर्ल वाली, बॉय गर्ल वाली, यहाँ पे बॉय गर्ल वाली, बॉय गर्ल वाली, गर्ल बॉय बॉय गर्ल, सेम ही हुआ ना। जो इसका फोर्स है, इंट्रामोलिकुलर जो फोर्स है वो कैसा है, हाँ। चलिए इसमें देखिए, इसमें देखिए ये बॉयज़ बॉय वाली है, यहाँ पे भी बॉय बॉय वाली है। एक बंदे को लेके चल रहे हैं कि मान लो यहाँ पे मैंने एक इस गर्ल को लिया, तो इसके चारों तरफ देखो, इसका यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉय गर्ल वाली, इसका तो अलग ही फिक्स चल रहा है ना, कि एक तरफ इसको बॉयज़ के साथ अट्रैक्शन मिल रही है, एक तरफ गर्ल्स के साथ, और एक तरफ ये क्या होता है बॉयज़ के साथ अट्रैक्शन, मतलब वो वाला अट्रैक्शन नहीं, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैं बता रही हूँ, अलग वे में मत ले जाना इसको, ठीक है। चलो तो इसका क्या है, फिक्स है ये, इसका क्या होगा, इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स रेगुलर नहीं है ना, फिक्स्ड नहीं है ना, तो इसके लिए भी लड़ेंगे। अब ये देखो यहाँ पे हो गया लॉन्ग टर्म है, ये शॉर्ट टर्म है, ये रेगुलर मैनर में है, ये तो रेगुलर मैनर में है ना, रेगुलर अरेंजमेंट, ठीक है। ये क्या है, इरेगुलर, इसका कोई रेगुलर ये है ही नहीं, रेगुलरिटी, इरेगुलर, ठीक है, अरेंजमेंट।
ठीक है, इसमें रेगुलर अरेंजमेंट है, इसमें इरेगुलर अरेंजमेंट है। अब देखिए एक्चुअली ना मेरा मार्कर वर्क नहीं कर रहा है, इसको फिल करना पड़ेगा। ये देखो फोर्स क्या है इसमें, इसका फोर्स क्या है, यूनिफॉर्मली अरेंज्ड है ना, सब में फोर्स है यूनिफॉर्मली अरेंज्ड। यूनिफॉर्मली अरेंजमेंट है फोर्स का, हर जगह सेम सेम फोर्स है। हाँ, और इसमें क्या है, नॉन यूनिफॉर्मली। अरेंजमेंट ऑफ फोर्स, इसमें कहीं कोई भी फोर्स लग रहा है यहाँ पे बॉयज़ के साथ गर्ल्स के साथ, इसका कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं है। इसका फोर्स का अरेंजमेंट क्या है, यूनिफॉर्म, मतलब एक जैसा ही है, सब तरफ से देखोगे तो आपको एक जैसा ही फोर्स का अरेंजमेंट लग रहा है। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक नोट करो, हो गया। चलो अब बताओ, जब इसका फोर्स है जो एक दूसरे के साथ यूनिफॉर्मली अरेंज्ड है, मतलब फिक्स्ड है, अब इसको कोई लॉन्ग टर्म भी है, फोर्स भी इसका फिक्स्ड है, यूनिफॉर्मली, मतलब हर जगह सेम सेम फोर्स है, तो इसमें इसका क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा बताइए। इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, फिक्स्ड होगा। इसमें मतलब इसमें कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, जिसको एनसीईआरटी में लिखा है शार्प, मतलब शार्प है, ठीक है, चेंजेस की जरूरत नहीं है। जैसे जो फोर्स यहाँ लग रही है, यहाँ लग रही है, सब तरफ फोर्स सेम ही लग रही है, तो मेल्टिंग पॉइंट की कोई क्या बोलते हैं, सिर्फ प्रॉब्लम है ही नहीं, हर जगह के सेम सेम मेल्टिंग पॉइंट है। अब इसमें देखो, इसका तो फोर्स अलग ही अलग है, अलग ही खेल रहा है ये, कि हाँ यहाँ पे बॉयज़ के साथ है, यहाँ पे गर्ल्स के साथ है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, अनमैनर्ड है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट तो हमें सबसे ज़्यादा ही हो जाएगा ना, डिफ्यूज्ड है, मतलब इससे लिखेंगे ही नहीं। अब चलो इसको हटाइए, इसी से करते हैं, यहाँ से लिख लो आप, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट इसका डिफ्यूज्ड है, मतलब हर जगह बिखरा पड़ा है इसका मेल्टिंग पॉइंट, डिफ्यूज मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट डिफ्यूज्ड है, हर जगह बिखरा पड़ा है, इसमें कोई भी ये नहीं है। अब देखो, अब इसका जो लैटिस है, जो मतलब जो बनेगा पूरा का पूरा शेप, तो वो कैसा होगा, फिक्स्ड होगा ना। हाँ, लैटिस फिक्स लैटिस होगी, या फिर लिख लो ज्योमेट्री, जो शेप बनेगी इसकी ज्योमेट्री लिख लो। ज्योमेट्री कैसी होगी, नहीं फिक्स्ड होगी ना, मतलब शेप इसका एलटीए की वजह से फिक्स्ड, ठीक है, डिफिनिट ज्योमेट्री होगी, क्योंकि अभी इसे चेंज नहीं होना ज्योमेट्री। इस क्या हो गई, देखो ज्योमेट्री इसकी फिक्स है। ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर, शेप, जैसा शेप, अब इससे चेंज नहीं होना, बिकॉज इसको हमने जैसा सीट अरेंजमेंट दिया, इससे ये बच्चे सब खुश है, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये सारे खुश है। इन्हें बोला गया कि भाई अब कोई तुम्हें प्रॉब्लम है, नहीं तुम्हारी ज्योमेट्री फिक्स हो गई, तो बोले हाँ भाई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम हमेशा जब आएंगे, कोई भी बच्चा आएगा, इमेजिन करो कि ये बॉय आ गया, ये गर्ल आ गया, बीच वाले में कोई नहीं बैठेगा जब तक वो उस लड़की का सीट फिक्स है। तो क्या हो गया कि अब ये एक, मान लो इसका ये रेक्टेंगल बना रहा है हमारा, तो ये ऐसे ही बैठेंगे, इसी रो में बैठेंगे और इसी लाइन में जैसे जैसे हैं वैसे ही बैठेंगे, इन्हें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई, फिक्स हो गई ना। चलो, और ये तो इनको तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, तो इनकी ज्योमेट्री फिक्स कैसे हो सकती है, ये तो हर 2 दिन पे बोलेंगे कि नहीं मुझे अपना सीट अरेंजमेंट अलग चाहिए, चेंज चाहिए, तो इसकी फिक्स ज्योमेट्री है, फिक्स नहीं है। और क्यों है, ज्योमेट्री फिक्स है इसका, और इसकी ज्योमेट्री फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स्ड, नॉट डेफिनेट लिख लो, यहाँ पर डेफिनेट लिखा है ना हमने, हाँ, नॉट डेफिनेट ज्योमेट्री। चलो सही है, चलो ठीक है। अब है यहाँ पे आ जाएगा, देखो इसको हम ट्रू सॉलिड बोलते हैं, ट्रू सॉलिड,
ट्रू सॉलिड का जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो सारे के कैरेक्टरिस्टिक ये फॉलो कर रहा है। सॉलिड का क्या होता है कि इसकी ज्योमेट्री फिक्स होनी चाहिए, उसकी मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होनी चाहिए, वो भी कैरेक्टर फॉलो कर लिया कि इसकी ज्योमेट्री फिक्स है, मेल्टिंग पॉइंट इसकी फिक्स है, ये भी कर लिया। और सॉलिड होता है जो लॉन्ग लास्टिंग होता है, बीच बीच में टूटता नहीं है, वो भी कैरेक्टर, सारे के सारे सॉलिड वाले जो कैरेक्टर्स है ना, वो सारे कैरेक्टर्स ये क्रिस्टलाइन सॉलिड अपने आप को मतलब उसके अकॉर्डिंग कैपेबल है, उस पर खड़ा उतरा है वो कि हाँ हम मतलब सॉलिड के लायक है, सॉलिड कहलाने के लायक है कि हाँ क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप ट्रू सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब बोल सकते हो कि क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड ट्रू सॉलिड है। तो हाँ भाई तुमने कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें फिक्स्ड अरेंजमेंट भी है, डिफरेंट ज्योमेट्री भी है, तो हम तुम्हें चलो बोल देते हैं कि तुम फिक्स्ड सॉलिड है, ट्रू सॉलिड है, आज से तुम्हारा नाम ट्रू सॉलिड हुआ। ठीक है, चलिए अब ये इनकी फिक्स्ड कुछ भी नहीं है, फिक्स ना मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है और ना ज्योमेट्री। सबसे बड़ी बात है सॉलिड को बोलने के लिए ज्योमेट्री हमारी फिक्स होनी चाहिए जाएगा, तो इसकी ज्योमेट्री क्या फिक्स नहीं है, तो इसके लिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको ये तो ट्रू सॉलिड हो गया, इसको हम स्यूडो सॉलिड बोलते हैं। स्यूडो मतलब है सॉलिड लेकिन उसको फॉल्स, बस नाम उसका सॉलिड है लेकिन ट्रू सॉलिड नहीं है, फॉल्स सॉलिड को हम स्यूडो सॉलिड बोलते हैं। चलिए यहाँ पे लिख लो स्यूडो सॉलिड, ठीक है। इसको हम ऑल्सो नोन एज फॉल्स सॉलिड, स्यूडो सॉलिड को हम फॉल्स सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। चलिए स्यूडो सॉलिड को हम फॉल्स सॉलिड भी बोलते हैं। अब इसका जगह नहीं है, इसको एक और नाम से जानते हैं, कहाँ पे लिख दूँ मैं, मिटाना पड़ेगा। अब चलो कर लो ये, फिर हम लोग लिखेंगे। चलिए हो गया, चल अब है इसको स्यूडो सॉलिड बोलते हैं। स्यूडो का मतलब फॉल्स होता है, सॉलिड का मतलब सॉलिड, तो पता ही है आपको, ठोस। अब देखिए वो इसका एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं सुपर कूल्ड सॉलिड लिक्विड, ठीक है। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम है सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड। अब देखो इसमें लिक्विड आ गई, तो ये सुपर कूल्ड लिक्विड इसे हम क्यों बोलते हैं, इसको हम सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोलते हैं, हाँ क्योंकि इसके पास टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, ठीक है। फ्लो मतलब बहने की टेंडेंसी होती है। अब देखो सॉलिड में बहने की टेंडेंसी आ रही है, सोचो आप, इट हैज़ टेंडेंसी टू फ्लो करने की टेंडेंसी है इसमें, हाँ। एग्जाम्पल के लिए ले लो आप ग्लास, जो ग्लास लगाते हैं ना, मिरर वाला नहीं, ये जो वॉल जो दीवारों में लगाते हैं, ये क्या बोलते हैं उसको, विंडो ग्लास, वो सब, ठीक है। देखो अब बोल रहा है इसके पास टेंडेंसी है फ्लो करने की, यहीं पे ये मार खा गया कि ये सुपर कूल्ड ट्रू सॉलिड नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रू सॉलिड के पास कभी भी ट्रू सॉलिड फ्लो नहीं कर सकती। फ्लो का मतलब ये नहीं है कि आप पानी के ऊपर किसी डब्बे को डाल दो तो वो फ्लो कर रहा है, तो वो वाली नहीं, इसकी मॉलिक्यूल फ्लो करेगी आपस में, जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ना, तो उसके साथ साथ इसकी मॉलिक्यूल एक दूसरे पे फ्लो करेगी, ठीक है। ये मत सोचना कि सॉलिड भी तो फ्लो करती है, कि हम पानी के ऊपर नाव बना देते हैं, जो पेपर का नाव बहते जाता है पानी के साथ, तो वो पानी के साथ, पानी की मूवमेंट के साथ, पानी के फ्लो के साथ सॉलिड जाता है, वो तो वैसा का वैसा ही है। उसमें आपको कुछ चेंजेस दिखते हैं सॉलिड में, कि जैसे बोट बना दिया, या फिर देख लो पेपर का बोट छोड़ो, वो आप बोलोगे कि वहाँ पानी में पिघलने के बाद तो फट जाता है, तो वो जब पिघल जाता, फट कब जाता है, जब पानी में पूरी की तरह डिप हो जाती है उसके बाद। अब देखो जैसे बड़े बड़े सीप चलते हैं, बड़े बड़े मतलब बोट चलते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग तो वो भी हो जाना चाहिए, लेकिन वो सॉलिड है, तो वो क्या होता है, पानी के फ्लो के ऊपर चलता है वो, ठीक है, पानी उसको बहा के ले जाती है, हाँ। बट वो क्या बोलते हैं, वो अपने उसके शेप में कोई चेंजेस आती है, नहीं आती ना, कि ऐसा नहीं होता है ना कि एक किनारे पे सीप लगी है, वहाँ पे हमारा जो बोट था वो कोनिकल मतलब बोट शेप का था, और जैसे जैसे दूसरे किनारे पे आया वो एकदम रेक्टेंगल शेप का हो गया, ऐसा नहीं होता है ना। सेम शेप में उसको कुछ भी चेंजेस नहीं आती, क्यों, क्योंकि वो ट्रू सॉलिड है। अब लेकिन ये बोल रहा है क्या कि फ्लो का मतलब मान लो इसके मॉलिक्यूल्स फ्लो करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में है ग्लास बना होता है सिलिका का, ठीक है, अभी मैंने बताया सिलिका, ठीक है, तो ग्लास बना होता है इसमें सिलिका का, ठीक है। तो वो क्या होता है ना कि देखो सिलिका,
देखो क्या होता है कि जैसे विंडो में आपका जो ग्लास लगा हुआ है वो ऐसा नहीं कि एक दो दिन में, उसको सालों साल बहुत दिन छोड़ दो तो आप क्या देखोगे ना कि जो ऊपर वाली लेयर है जो विंडो की ग्लास है, जैसे मान लो ये ऐसे विंडो है, विंडो का ग्लास लगा हुआ है, तो वो क्या होगा ना कि ऊपर वाली लेयर आपकी लिटिल मतलब थोड़ी थोड़ी सी थीन होती जाएगी और उसके मॉलिक्यूल्स नीचे एक्यूमुलेट होते जाएंगे, मतलब जमा होते जाएंगे। ऊपर वाली लेयर थीन होती जाएगी और नीचे वाली जो लेयर है ना वो थोड़ी सी थिक होती जाएगी। ऐसा नहीं कि बहुत आपको डिफरेंस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखेगी, थोड़ी सी दिखती है, मतलब ज़्यादा नहीं दिखती है, क्योंकि उनकी ये है तो सॉलिड ना, तो सॉलिड का मूवमेंट तो बहुत स्लो होता है कि जैसे जैसे आप मूवमेंट, सॉलिड का सबसे स्लो होता है मूवमेंट इंटरमोलिकुलर का, इंटर पार्टिकल का, उसके बाद लिक्विड का होता है सब, वो तो फ्रीली मूवेबल है गैस, तो इसकी बहुत कम होती है, मतलब बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल मान लो कि आपको दिखाई ना दे, लेकिन सॉलिड की, लेकिन इस सॉलिड से थोड़ी सी ज़्यादा, क्रिस्टलाइन सॉलिड से थोड़ी सी ज़्यादा एमॉर्फस की होती है, लेकिन है तो सॉलिड, तो सॉलिड के जैसे ही फ्लो करेगा। तो मतलब बहुत सालों में, मतलब ऐसा नहीं कि आपको एक दो साल में, मतलब टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग है, लेकिन आप थोड़ा सा डिफरेंस दिखोगे, ऊपर वाला लेयर थोड़ा पतला हो जाएगा और नीचे वाला लेयर हल्का सा आपको मोटा दिखेगा, ठीक है। तो इसी की वजह से हम इसको सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं, और वो सिलिका का बना होता है तो थोड़ा सा नीचे थिक हो जाएगा क्योंकि उसकी खुद की टेंडेंसी है फ्लो करने की, ठीक है, समझ आ गया। चलिए नोट कर लो। चलिए ठीक है, हो गया। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के बीच में डिफरेंस आपको समझ आ गई। चलिए ठीक है फिर तो यहीं तक रहने देते हैं और आगे पढ़ेंगे हम अब एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक का, वो जब क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस का दिया हुआ वो थोड़ा सा डिटेल डिस्क्राइब करना है तो वो, और फिर उसके बाद बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन का हेडिंग डालो, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। अभी मैंने आपको बताया था कि सुपर कूल्ड वाला की विंडो क्या क्या बोलते हैं उसको, सुपर कूल्ड क्यों बोलते हैं, क्या बोलते हैं एनाइसोट्रॉपिक को, जो एमॉर्फस सॉलिड को सुपर कूल्ड सॉलिड क्यों, लिक्विड क्यों बोलते हैं। सो तो इसको क्वेश्चन फॉर्म में लिखिए, ये बोर्ड में पूछ देता है, ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन फॉर्म में लिखिए इसको। Why is the window glass of the old building thicker at the bottom, देखो thicker at the bottom and thinner at the टॉप, ठीक है। चलो समझ आया। देखो ये हमसे पूछ रहा है कि क्या बोलते हैं ओल्ड बिल्डिंग्स, मतलब बहुत पुराने, जैसे कि भूतिया तलवार घर नहीं होते जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं, हॉरर बिल्डिंग, महल, वैसा बिल्डिंग का बात हो रहा है। ये एक दो साल पुराना नहीं, हजार साल पुराना, मीन्स 50 साल पुराने वो वाली बिल्डिंग्स हैं। उसका जो विंडो का जो ग्लास होता है, विंडो में जो शीशा लगा होता है, उसका जो ऊपर वाला लेयर है, जैसा मैंने बताया था, अभी बताया उसमें एमॉर्फस वाले में, एमॉर्फस सॉलिड में बताया था कि जैसे जैसे होता है सुपर कूल्ड है कि लिक्विड का सॉलिड का पार्टिकल है जो मूव करता है, ठीक है, इसीलिए उसको हम स्यूडो सॉलिड बोलते हैं एमॉर्फस को, इसीलिए बोलते हैं ना क्योंकि सॉलिड का क्या होता है, एक डिफिनिट शेप होता है, डिफिनिट साइज होती है, बट इसका डिफिनिट ज्योमेट्री नहीं होती है। क्यों डिफिनिट ज्योमेट्री नहीं होती है? क्योंकि उसका इंटर पार्टिकल आपस में एक दूसरे से मूव करता है, फ्लोइंग कैपेसिटी है इसमें। तो वही फ्लोइंग कैपेसिटी है जिसकी वजह से क्या होता है कि ऊपर वाली जो लेयर है ना, जो पहले तो न्यू लगी होगी तो ग्लास नया पड़ा होगा, बट न्यू लगी होगी तो इमेजिन करो ऐसा वाला ग्लास है एकदम नया पड़ा हुआ है, सील्ड। जैसे जैसे पुराना, मतलब एक दो साल की स्टोरी नहीं है ये, बहुत बहुत पुराने, मतलब बहुत लिटिल, बहुत वेरी स्लो, बहुत स्लो मूव करता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा स्लो मूव करता है ना, उसकी वजह से ये ऊपर वाला लेयर है जो नीचे जाता जाता धीरे धीरे नीचे जाते जाएगा, और नीचे जाएगा तो एक्यूमुलेट होता जाएगा, नीचे एक्यूमुलेट होता जाएगा, तो ऊपर वाली लेयर थिन होती जाती है और नीचे वाली लेयर थिक होती जाती है, ठीक है। देखो ऐसी है, ऐसे है, मान लो कि ये हमारा ग्लास है, ठीक है, ये वाली पोर्शन ग्लास है, तो ये ऊपर वाली जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है जो
ठीक है। ये नीचे का पोर्शन थिक होती जाएगी, इतनी थिक नहीं होती, मतलब लिटिल थिक होती है, मतलब बहुत मिनिमम रेंज में ये थी। मैं इसको आपको दिखाने के लिए दिखा रही हूँ। ये थिक होती जाएगी, ऊपर वाली पोर्शन थिन होती जाएगी। मान लो कि ये वाली पोर्शन हमारी 0.2 mm है, हाँ, तो ये हमारी हो जाएगी 0. दिख रही है क्या? बिल्कुल भी नहीं दिख रही है ये तो। ओके चलिए, ये वाली पोर्शन हमारी है, ठीक है। चलिए, तो ये वाली पोर्शन ना थोड़ी सी थिक हो जाएगी। ये मैं बस आपको दिखाने के लिए दिखा रही हूँ कि इतनी थिक नहीं होती। इमेजिन ये वाली पोर्शन हमारी है 0.2 mm है, तो ये वाली पोर्शन हमारी पता कितनी हो जाएगी? 0.25 mm, मतलब 0.05 mm बढ़ेगी बस, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। ये बस ठीक होती जाएगी। और मतलब ये है, इसका ईयर लगा लीजिए कि ऐसा है ना 50 साल में, मतलब ये 50 साल बाद स्टोरी। ऐसा नहीं होगा कि अभी जाके अपना क्या करो कि अभी आपके पापा ने ग्लास लगवाया और आप जब छोटे हो, अभी 6 में पढ़ रहे हो, और जब मान लो 12 में पढ़े तो बोलेगा हाँ चलो भाई हम ग्लास देखते हैं, अब हमारा हो गया होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। वो जनरेशन जैसे दादाजी करवाए होंगे तो अब वो भी होगा, तब आप अभी चेक करोगे जब पापा ने उसको इनोग्रेट मतलब नए से नहीं लगवाया होगा, उसको चेक करोगे जब दादाजी अपने यंग टाइम में लगवाए होंगे, तब अभी आप देखोगे तो उस पर आपको थोड़ी सी डिफरेंस दिखेगी, वो भी बहुत थोड़ी सी, एकदम ना के बराबर। जैसे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके देखोगे तो ऊपर वाली थोड़ी सी ज़्यादा दिखेगी, उस ऊपर वाले से बाहर देखोगे तो थोड़ा क्लियर दिखेगा, नीचे वाले से थोड़ा ब्लर दिखेगा, बस इतना ही का डिफरेंस है। ऐसा नहीं एकदम से वो पतला हो गया एकदम नीचे वाला मोटा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसका रेट है कि बहुत स्लो। ये इसका आंसर क्या होगा कि वाई इज द विंडो ग्लास ऑफ द ड्यू टू इट्स, देखो इसका आंसर लिखते हैं ड्यू टू इट्स फ्लूइडिटी रीजन है इसका, ड्यू टू इट्स स्लाइटली मूविंग रेट, ठीक है। इसकी स्लाइटली मूविंग रेट है उसकी वजह से। और ये है किस में होता है, तो ये बोल रहा एमॉर्फस में, एमॉर्फस सॉलिड की वजह में होता है। यहाँ पर ड्यू टू इट्स की जगह पर लिखो ड्यू टू द मॉर्फस, ड्यू टू इट, ड्यू टू दी स्लाइटली मूविंग रेट ऑफ एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। चलिए ये लिखो सही है, ड्यू टू द स्लाइटली मूविंग रेट ऑफ एमॉर्फस सॉलिड, मतलब बहुत धीरे, बहुत ज़्यादा धीरे है तो सॉलिड ही ना, तो सॉलिड का मूविंग कैपेसिटी क्या होगी? बहुत कम। तो इसका ले लो आप वेरी, ये स्लाइटली का मतलब वेरी वेरी बहुत ज़्यादा रेट, स्लो रेट है इसका, रेट एक्सेस स्लो है। इसका करवा रही हूँ मैं, स्लाइटली का मतलब ये वेरी वेरी स्लो, बहुत धीमे धीमे। वो गाना नहीं है धीमे धीमे धीमे, तो वही है, बहुत 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 धीरे 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 एकदम। मान लो कि चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, वही बस। ऐसे लर्न कर लो ना कि बूढ़े हो गया, ये 50 साल है, 50 साल में तो लोग बूढ़े हो जाते हैं, फिर बूढ़े लोग कैसे चलते हैं? एकदम स्लो स्लो धीरे धीरे डंडा पकड़ के, एक ही स्टेप को 10 बार चलते हैं, तो वैसा ही है ये भी, एक ही स्टेप को 10 बार चलता है, चलते जाता है, चलते जाता है, ठीक है। चलिए समझ आ गया, नोट कर लो। चलिए तो हो गया, नोट कर लिया आपने ये, और ये समझ आ गई आपको अच्छे से? चलो ठीक है फिर, तो चलो ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। और क्वेश्चन रिलेटेड है तो और क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बिकॉज अभी हमने उतना कुछ कवर किया नहीं है, और इस वाले जितना पढ़ा है उसमें से हमें उतना कुछ आता नहीं है। बोर्ड में आएगा, बोर्ड में आप यही इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और आपको अगर आएगा तो वो डिफरेंस दिखाना पड़ेगा कि डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड, तो उसमें से डिस्टिंग्यूश वाला आप लिखना, ठीक है। कि जैसे कि हो गया ना, जो मेन टॉपिक है कि एक इसका क्रिस्टलाइन का डिफिनिट प्रोपोर्शन, डिफिनिट साइज शेप होता है, और एमॉर्फस का डिफिनिट शेप नहीं होता है। इसको ट्रू सॉलिड बोलते हैं क्रिस्टलाइन को, और इसको ट्रू सॉलिड नहीं बोलते हैं, ट्रू की जगह पे इसको फॉल्स मतलब सीडो सॉलिड बोलते हैं। ये सब चीज़, बिकॉज आप पता है वो डिफरेंस लिखते हैं ना, जो बिल्कुल क्रिटिकल डिफरेंस हो ना, तो उस पर ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। ऐसे ही ये सब चीज़ लिखना, ठीक है। चलो तो ठीक है, और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके कर लो, बिकॉज ऐसे ऐसे अपडेट्स आते रहेंगे, तो वरना मिस हो जाएगा। चलो ठीक है।
ठीक है। चलिए फिर वहाँ पे आप 11th के बायो पढ़ सकते हो, और 11th की मैंने मोल कॉन्सेप्ट तो सब पढ़ सकते हैं ना, कि मोल कॉन्सेप्ट में मैंने पढ़ाया है, तो मोल कॉन्सेप्ट 9, 10, 11, 12 सब पढ़ सकते हो आप। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे तो आपका सोल्यूशन चैप्टर का आराम से क्लियर हो जाएगा। जैसे इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर, तो वो वाला पढ़ोगे तो उसमें उसको मोल निकालना, मास निकालना, इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी, आराम से आप निकाल लोगे। तो वो जाके पढ़ लेना पक्के से, क्योंकि वो आपको आगे जाके बहुत हेल्प हो जाएगी। वो फिजिकल केमिस्ट्री में ना मोल कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बेसिक है वो। जैसे हम आगे जैसे केमिकल बॉन्डिंग हो गई, ये सब इनऑर्गेनिक की बेसिक है, वैसे ही फिजिकल केमिस्ट्री है जो फिजिकल केमिस्ट्री की बेसिक है ना, मोल कॉन्सेप्ट है। बिकॉज हमें मास, मोल, एवोगाड्रो नंबर, ये सब तो बेसिक है ना, ये 9, 10 से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये सब तो हमें पता होना ही चाहिए। तो इसके लिए जाके आप मोल कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर देख लो मेरा, उसमें मैंने एम्पिरिकल फार्मूला तक लिखवा दिया है। उससे पहले का आप पढ़ लोगे तो उससे पहले का ही सोल्यूशन चैप्टर में ज़्यादा अच्छे से आता है, तो वो चलो ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, चलो बाय।